Namaskar. We are at the moment in the Chief Minister's car, and you're watching the RKB show from the CM's car. This is a new location for the RKB show. I hope the CM is not going to be charging us, or the state is not going to be charging us for the use of this premises as a studio. Welcome to the show, sir. Thank you so much. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपनी गाड़ी में हमसे मिले. अभी आप नांदेड़ से वापस आ रहे हैं. हाँ या किनवट किनवट से. इन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट. जी. वहाँ पर एक रेल का आज उद्घाटन हुआ जी हाँ. और उसमें लालू प्रसाद यादव जी, शरद पवार जी, अशोक चौहान जी, हम सब उसमें हाजिर थे. जी. विलास जी, सबसे पहले आए अगर हम लोग मुंबई के चुनाव पे. मुंबई और अन्य महानगर पालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं. 10 महानगर पालिका में चुनाव हैं इस वक्त महाराष्ट्र में. और वील गेट दिस क्वेश्चन ओवर विद, देन वी कम डाउन टू द बेसिक्स. कि राजनीतिक तौर पे कांग्रेस और एनसीपी के बीच में जो काफ़ी मनमुटाव देखने को मिला, काफ़ी विवाद देखने को मिला. सामने से आर पाटिल साहब ने कहा कि मैं, क्योंकि गुरदास कामत जी ने मुझे कोई 2-3 काम ऐसे दिए थे जो गलत थे और जो मैंने नहीं किए, मैं इसका बहुत जल्दी भांडाफोड़ करूंगा. अब इस किस्म की चीज़ें मुझे लगता है, डू यू थिंक दैट्स राइट? नहीं, ऐसा है कि चुनाव जब हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमने तो पहले ये कोशिश की थी कि हम चुनाव साथ में लड़े ताकि ऐसी बातों को हम टाल सकें. दुरुस्त बात. लेकिन एक दूसरी जगह के ऊपर कुछ हम लोग साथ में नहीं आ पाए. और जब आप एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो शायद चुनाव के प्रचार के दौरान एक दूसरे पे थोड़े इधर उधर बातें होती रहती हैं. जी. लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सीबीआई इंक्वायरी के बारे में ये बात बिल्कुल सही है कि गुरदास कामत जी और उनके अन्य सारे कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने आकर के हमारे सामने डिमांड रखी थी. और केंद्र सरकार भी, हमारे गृह मंत्री भी चाहते थे कि जल्द से जल्द हो, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली गए थे, डेलीगेशंस गए थे दिल्ली. वहाँ जाकर के उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट करी, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से भेंट करी और हमारे गृह मंत्री उनसे भी भेंट करी. और उस दौरान उन्होंने इस मांग को उनके सामने रखा था कि जल्द से जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए. जब ये मैसेज हमें कन्वे हुआ और कांग्रेस के वर्कर भी हमें बार बार इस बात के लिए कह रहे थे कि भाई जल्द से जल्द होना चाहिए. एक तो हमारे जो मालेगांव के एमएलए हैं रशीद शेख, वो भी एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, उलेमा और वो सारे लोग भी आए थे. आपसे भी मिले? यस, मुझे मिले थे और उन्होंने भी ये बात उसमें रखी थी. तो उसका निर्णय जल्दी होना आवश्यक था, लेकिन कुछ जो प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं तो उस विभाग से फाइल को प्रोसेस करना और अंतिम सिग्नेचर के लिए चीफ मिनिस्टर के पास लाना, उसमें थोड़ा बहुत समय अवश्य गया है. विलास जी, लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, आप एक कोलिशन गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं. इट्स अ वेरी मेजर बैलेंसिंग एक्ट फॉर यू. आपके लिए ज़्यादा तकलीफ हो जाती है जब इस किस्म की बातें आती है. इधर से गुरदास कामत जी बोल रहे हैं, सामने से आर पाटिल जी बोल रहे हैं. बिल्कुल सही है आपका बैलेंस. नो, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा है कि जब चुनावी मुद्दा जब बन जाता है तो मुझे मेरी पार्टी के साथ खड़े होना पड़ता है. So that's exactly what I'm coming to. वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विलासराव कांग्रेसमैन कब नहीं है और मुख्यमंत्री कहाँ से शुरू है? नहीं, जहाँ तक हम चुनाव लड़ते हैं और जब भी कभी पार्टी की आइडियोलॉजी होती है तो मुझे पार्टी के साथ होना पड़ता है. सरकार की कुछ सियासती बातें जब होती हैं, सरकार की बातें होती हैं तो सरकार के साथ मुझे रहना पड़ता है. जी. तो एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है. और कोएलिशन सरकार जब केंद्र में चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, तो उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं और कंपल्शंस भी आ जाती हैं. जी. तो उसमें रास्ता निकाल करके आगे जाना पड़ता है. यहाँ पे आप गृह मंत्री के बारे में अगर हम बात करें, जब मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा के साथ कुछ गलत हरकत की गई थी, उनके ऊपर उनकी विडंबना हुई थी, तब भी उसके बाद जो असेंबली सेशन चल रहा था, तब भी आर पाटिल साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऐसा ही कहा था कि जो जानकारी मेरे पास है, अगर मैं उसका खुलासा करूं तो शिवसेना के कई नेता ऐसे हैं जो अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे. उसका भी वो भंडाफोड़ करने वाले थे और वो भी उन्होंने नहीं किया. वो हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं. But sir, it is your government. He is in government. He is the home minister in the government. Absolutely. He cannot say something like this. You are absolutely right. I think as a home minister, he has every right
to say on the floor of the house. If he has जी। any information, and once he has said on the floor of the house, तो so मतलब it पब्लिक is सार्वजनिक तौर पे उनको जग जाहिर बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हुआ है तो क्या मजबूरी है उनकी, उसको भी समझ लेना पड़ेगा। और कल भी ऐसी हुआ जब उन्होंने जोर से कहा कि मैं कल गुरदास कामत के बारे में मैं कुछ भांडाफोड़ करूँगा, लेकिन प्रेस शायद कॉन्फ्रेंस में तो नहीं किया। उसमें तो कुछ हुआ नहीं है। और मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है जो जिसके लिए हमारे गुरदास कामत को शर्मिंदा होना पड़े। ऐसी कोई बात उन्होंने ना उन्हें कही ना मुझे कही। जी, ये बात मैं बिल्कुल जोर से कहना चाहता हूँ यहाँ। जी हाँ। और अगर चुनाव के ऊपर ही आए, कांग्रेस एनसीपी की जब युति नहीं हुई, उसके बाद जाकर के शिवसेना भारतीय जनता पार्टी में एक नई उम्मीद जाग पड़ी, क्योंकि उसके पहले जितने भी सर्वेक्षण आए, जितने भी विश्लेषण आए, सभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस एनसीपी जीतने वाली है। उसके एकदम बाद एकदम एक तरीके से दम आ गया उसमें। नहीं, ये बात यह है कि हमने ये कोशिश की थी कि 4 महानगर पालिका है महाराष्ट्र में जहाँ शिवसेना बीजेपी की सत्ता है, उसमें मुंबई, ठाणे, नासिक और अकोला। जी। अब 4 में से अकोला में तो हम साथ में हैं। जी। मुंबई में हमने पूरी कोशिश की और एक जगह थी जो हमारे राजहंस सिंह को मिलनी चाहिए जी थी, हाँ। तो उस जगह के ऊपर अड़ के बैठ गए वो सब। तो फिर मैंने खुद प्रस्ताव रखा और मैंने प्रफुल्ल पटेल से बात भी की कि अब एक जगह के लिए है तो फ्रेंडली फाइट करेंगे वहाँ। You suggested Yeah, that. I suggested that. You actually suggested that. Yes. All right. I suggested to Praful Patel and he said that I will come back to you because that day I was in Satara. जी। तो मैंने सतारा से उन्हें फ़ोन किया। फिर वो हमारे जो संपर्क पालक मंत्री हैं यहाँ के जयंत पाटिल, जी हाँ। उनको मैंने 2 मैसेज भेजे और मैंने कहा कि भाई चलो इतना सारा हुआ है तो एक जगह के लिए लेट अस हैव अ फ्रेंडली फाइट और कोई उसमें अड़चन नहीं है। तो प्रफुल सेड दैट इज़ गुड आइडिया, I will come back to you, but he never came back. He came back with the press conference. He yes, came back with a press conference and the list of the candidates. And they had the list of the candidates ready. And that's the reason that once we could not have an alliance in Mumbai, so naturally it has affected in Thane and Nasik also. प्रफुल्ल पटेल साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपसे बात की एक तरीके से। तो इससे फिर एक जो हमको जो फ़ायदा मिलना था कि एक तो शिवसेना से नारायण राव राणे बाहर आ गए, राज ठाकरे ने अपनी नई पार्टी बनाई, तो शिवसेना को कमज़ोर करने में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। जी। ये तो बात हम उसको मानते हैं, लेकिन इस कमज़ोरी का जो फ़ायदा हमें मिलना चाहिए था, अगर हम दोनों साथ होते तो आराम से हम निकल जाते। लेकिन आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि जिस दिन से जो माहौल मुंबई में बना है और जहाँ जहाँ मैं खुद कई पब्लिक मीटिंग्स में मैं गया, लोगों में एक बदलाव है। जी। और ये जो वोटिंग होगा, दिस वोट इज़ फॉर चेंज। ऐसा जहाँ तक मेरा जो अनुमान है, जो भी हम भी चुनाव तो बहुत सारे लड़े हैं हम लोग, बहुत बार जाते हैं पब्लिक मीटिंग में, लेकिन कुछ मूड जो लगता है और जो चेहरे जो मैं देख रहा था, उससे मुझे आज भी पूरा भरोसा है कि 10 साल की जो सत्ता उन्होंने मुंबई में की है, उसके बारे में लोगों में नाराज़गी है और उस नाराज़गी का फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है। यहाँ पर एक और सवाल, देन वील मूव अवे टू द बीएमसी। जब नारायण राणे जी आपकी पार्टी में आए और उसके बाद आपने उनको रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया और उसके बाद उन्होंने शपथ ग्रहण किया और काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद उनके तकरीबन जितने कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट को छोड़ करके तकरीबन सभी लोग जीत करके आए, एक को छोड़ के। उस वक्त ये बात कही जा रही थी, आजकल इसकी चर्चा कम है, उस वक्त ज़्यादा थी कि आपको बड़ी असुरक्षिता महसूस हो रही है नारायण राणे जी की वजह से। नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोई कारण नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से चलती है उसका तजुर्बा हमें ज़्यादा है, हम शुरू से कांग्रेस में है। As you have said, Congress is in your blood. Yeah, so I already said. तो मतलब उसका ये है कि कांग्रेस में हर एक को मौका है जी, लेकिन उसके लिए वेटिंग पीरियड भी है। वेटिंग पीरियड भी है जी, दुरुस्त बात है। ऐसा नहीं है। But at the moment, what is your working relationship with Very Mr. good, Rane? absolutely good, because I was instrumental in bringing him into Congress party. जी। हाँ, वो मुझे पूछने आए थे जब उनको पार्टी छोड़नी थी, तब उनके पास एनसीपी के भी लोग पहुँचे थे, एनसीपी ज्वाइन करो। लेकिन मैंने सलाह उनको दी थी कि मैंने कहा कि आप तो
एक शिवसेना जैसे एक रीजनल पार्टी में अब तक आपने काम किया है, अगर आपको जी पार्टी ज्वाइन ही करनी है जी तो आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करिए। ये जब मैं मुख्यमंत्री था और वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, जा तब मैंने ये सलाह दी। अगर मैं अपने आप को अगर असुरक्षित महसूस करता तो शायद कोई और सलाह देता मैं। लेकिन शिवसेना का कल्चर बिल्कुल अलग है और कांग्रेस में आने के बाद लगता तो ये है कि उन्होंने तकरीबन अपने आप को ढाल लिया है नहीं, कांग्रेस में, डाल लिया लगता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत विशाल पार्टी है, जी बहुत सारे यहाँ नेतागण हैं, यहाँ का सिस्टम सबसे अलग है। ये तो अलग अलग उसमें ये नए वातावरण में, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को एडजस्ट किया है, ये बात तो बिल्कुल सही है। एक और चीज़ जो आपसे मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आप को इतना शांत कैसे रखते हैं, क्योंकि एक तरफ से आपकी खुद की पार्टी एमपीसीसी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभा राव जी जहाँ पर हैं, दूसरी तरफ गुरदास कामत जी, तीसरी तरफ मार्गरेट अल्वा जी, एवरीबडी हैज़ लॉट्स ऑफ डिमांड्स ऑन यू कि मुख्यमंत्री जी को सबसे पहली प्रायोरिटी इस चीज़ को देनी चाहिए, उसके बावजूद अभी तक आप बैलेंस करके चल रहे हैं, कैसे करते हैं बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि आखिर सारे लोग कांग्रेस में ही रहे शुरू से, और हमारे संपर्क में हमेशा रहे, अलग अलग रूप में रहे। आज शायद पीसीसी चीफ हैं तो पहले लीडर के रूप में रहे होंगे, मैं आज मुख्यमंत्री हूँ, पहले मैं मंत्री था, जी तो हमारे रिश्ते बराबर कॉर्डियल हमेशा रिलेशंस हमारे रहे हैं, उसमें कोई ज़्यादा टकराव वाली बात कभी नहीं आई। लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री पद को चलाना, और जब हम किसी पद पे बैठते हैं जी तो शायद लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि तुम देने के जगह पे बैठे हो तो मांगने वाले तो रहने वाले। और पार्टी के लिए अगर कोई कुछ खामी कहता है, या किसी कार्यकर्ता को एडजस्ट करना है, या पार्टी को और कैसे हमको ताकत देनी चाहिए, उसके लिए जो भी कुछ करना है, तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से पीसीसी हो, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हो, और गुरदास तो खैर मेरे बड़े अच्छे शुरू से मित्र रहे। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने तभी से लेकर के आज तक कभी उनके और हमारे रिलेशन में कभी कुछ टकराव नहीं टकराव है, कभी 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 आपसे लेकिन प्रभा राव जी के साथ अब संबंध ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे। क्योंकि बीच में ये बात आ रही थी कि प्रभा राव जी शायद ना खुश हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत सारी बातें तो ये मीडिया में ज़्यादा उछली जाती हैं। मतलब हम लोग ज़्यादा उछलते हैं ये। मीडिया, आई एम नॉट सेइंग ए और बी, जनरल ऐसा होता है कि अगर कुछ ऐसी बातें थोड़ी सी रही तो पढ़ने वालों को भी अच्छा लगता है। अब बात करें स्टेट के बारे में। इस महीने 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक 2007 में तकरीबन 62 किसानों ने आत्महत्या की है। उसके पहले 1400 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं महाराष्ट्र में। वहाँ पर एक बड़ा सवाल है लोगों के जहन में कि ऐसा लग रहा है कि परहैप्स फार्मर्स को जितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए, उतनी शायद नहीं दी जा रही। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो हमने जो खासकर विदर्भ के जो किसान हैं, जा और विदर्भ के किसान खासकर वो जो 6 ज़िले हैं जा अमरावती डिवीज़न के, जी उसी में ये विषय ज़्यादा मैंने प्रभावित है, इस विषय के बारे में ज़्यादा लोगों में चिंता है, और उसी के लिए हमने टारगेट बनाया उस 6 ज़िले को, और सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एक पैकेज वहाँ पर हमने दिया है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। लेकिन रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी पैसा मंजूर हुआ है उसमें 80% जाएगा इरिगेशन के ऊपर। तो आत्महत्या के जो कारण है उसको हमको पहले समझना पड़ेगा, क्यों हो रहा है, ये विदर्भ में क्यों हो रहा है। जा मराठवाड़ा भी इक्वली बैड, हम जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पर भी कोई ज़्यादा इरिगेशन नहीं है, लेकिन आत्महत्या जिस ढंग से उस 6 ज़िले में होती है उस कंपैरिजन में मराठवाड़ा में कम है। और आत्महत्या एक विषय ऐसा है, और जहाँ तक सरकार की जिम्मेवारी है कि किसी ने बैंक से लोन लिया है, लोन वापस नहीं कर पाया है, या किसी साहूकार से पैसा लिया है वो वापस नहीं कर पाया, और इसके लिए उसने आत्महत्या की। आत्महत्या के अनेक कारण होते हैं, जा और हर एक किसान की आत्महत्या इस कारण से नहीं होती जो बताया जाता है, क्योंकि हमने वहाँ पर एक कमेटी अपॉइंट की है जिसमें कलेक्टर अध्यक्ष है और 2 किसानों के प्रतिनिधि उसमें हैं। जब भी किसी आत्महत्या की खबर आती है तो वो पूरी तरह से जांच करते हैं, जानकारी लेते हैं, और अगर वो इंडेटेडनेस की वजह से या कर्ज लेने के बाद वजह से, या वो कर्जा है उसके ऊपर
इसलिए अगर वो आत्महत्या करता है तो उसको हम 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से उसके फैमिली को मदद देते हैं। तो ये मदद देने की जो नंबर है वो दिन ब दिन कम कम होते जा रहा है। आज भी मैं जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से मैं अभी आया, कलेक्टर वही मुझे मिला, कलेक्टर ने मुझे रिपोर्ट की और उसने बताया कि 2006 के जनवरी में उसी ज़िले में 36 एक महीने में सुसाइड हुई थी। अब ये जनवरी 2007 में 18 हुई। तो कहने का मतलब है टोटल 62 कि in the entire area, कि वो दिन ब दिन कम हो रही है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वाईएसबी थोराट साहब जो चेयरमैन हैं नाबार्ड के, वो हमारे साथ थे कुछ दिन पहले और उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने तकरीबन हर एक स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है दैट दे आर विलिंग टू वर्क आउट अ प्रोसेस वेयर बाय वन स्टेप कैन बी रिमूव। अभी 3 स्टेप होते हैं ना, मतलब नाबार्ड या, जो या। होता है उसके बाद जैसे डिस्ट्रिक्ट बैंक जो बिल्कुल, है बिल्कुल। या बीच वाला जो बैंक है, एक बैंक को वो रिमूव कर दें ताकि 2 या 4% इंटरेस्ट कम हो जाए। लेकिन अभी तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से रिप्लाई नहीं आया। नहीं, हमने उनको कहा है नाबार्ड अगर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट बैंक को देती है जी तो वी वेलकम दैट। अब यहाँ पर क्या होता है कि नाबार्ड देती है यहाँ की स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से डिस्ट्रिक्ट बैंक और डिस्ट्रिक्ट बैंक से सोसाइटी Yeah. और बाद में फार्मर। That's right. So ये it goes up to हाँ, 13%. yes। जी तो अभी हमने एक निर्णय किया है कि 3 लाख रुपए तक जो भी किसान कर्जा लेगा लास्ट जून से जी उसको 6% ब्याज ही देना लेकिन अभी ये लोन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं Yes, 6%, yes, 6% बिल्कुल 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 पूरे तरह से सारे बैंकों को हमने लिखा है और फार्मर्स को हमने कहा है कि पैसा अगर वापस आपको करना है तो सिर्फ 6% ही ब्याज आपको देना पड़ेगा। उससे ज़्यादा अगर कोई बैंक आपसे पैसा मांगती है जी तो उसकी बिल्कुल शिकायत सरकार की तरफ आप करो, हम एक्शन लेंगे। Right, you heard it right here first on the RTV show. The CM himself saying that as far as he's concerned, he's more than willing to accept the proposal of NABARD. याद रहे NABARड के जो चेयरमैन वाईएसबी थोराट साहब हैं, उन्होंने यही प्रपोजल दिया था। अभी इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई होगी उसके बारे में तो सीएम साहब खुद ही बताएंगे शायद जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जरूर, NABARड प्रेस जरूर, कॉन्फ्रेंस जरूर। करेंगे। लेकिन अब अगर वापस पॉलिटिकल सिनेरियो पर आए, राजनीति के ऊपर अगर हम लोग आए कि जो मनमुटाव जो हुआ है इस चुनाव को लेकर के एनसीपी और कांग्रेस के बीच में, क्या उसका जरा भी प्रभाव सरकार पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं फंक्शनिंग पर नहीं पड़ेगा, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। अभी हमने पूरे नगर परिषद के चुनाव एक दूसरे के खिलाफ में हम लड़े, लेकिन वो तो इतना ज़्यादा वाद विवाद तो नहीं था। वाद विवाद लोकल लेवल पे तो होता ही है। और आजकल ऐसा है कि जब तुम कोई चीज़ के लिए जब लोगों के सामने जाते हो, जब तक तुम किसी चुनाव का एक तरीका होता है, जब तुम मेन आदमी पे ऊपर अटैक नहीं करोगे तब तक लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। ये राजनीति के हथकंडे हैं कुछ, वो भी समझना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार में कोई उसका असर होगा। अभी हम और शरद पवार साथ में प्रोग्राम में थे, ऐसा लगा भी नहीं कि हम एक दूसरे के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन विलासराव जी, आपका सवाल है, पॉलिटिशियंस इतने स्मार्ट होते हैं कि वो बिल्कुल ऐसा कभी चेहरे पे आपको दिखाएंगे नहीं, और पर्सनल कुछ होता नहीं है ना, इसमें पर्सनल क्या होता है? ये तो एक दूसरे के ऊपर स्कोर करने की बात होती है। ये पार्टी ने किया, वो पार्टी ने किया। यहाँ पर आरआर पाटिल या गुरदास कामत, ये दोनों की लड़ाई नहीं है। ये एनसीपी की भूमिका और कांग्रेस की भूमिका, ये भूमिका का यहाँ सवाल आता है। ये दोनों व्यक्ति का कुछ है नहीं, भूमिका में कहीं टकराव हो रहा है। भूमिका टकराव होता है कि भाई कांग्रेस का कहना था कि हमने पहले मांग की थी और आपने देरी की। ये एक दूसरे के ऊपर जो पॉलिटिकल स्कोर होता है, ये बातें होती है, उसको उस ध्यान से देखना चाहिए। इसमें कोई पर्सनल राइवलरी नहीं है। जैसे 2 कोल्ड ड्रिंक्स की लड़ाई में दोनों कोल्ड ड्रिंक्स की सेल बढ़ती है, ऐसी है। लेकिन विलासराव जी, जहाँ तक शिवसेना का प्रश्न है, जो 10 साल तक उन्होंने बीएमसी चलाई है, महानगर पालिका जो चलाई है, उनका ये कहना है उद्धव ठाकरे जी का और उनके सारे नेतागण का कि बीएमसी के एक तो अधिकार जो हैं उनके ऊपर थोड़ी बहुत पाबंदी लगी है, उसके अलावा आप एमएमआरडीए को जो बढ़ावा दे रहे हैं उसकी वजह से बीएमसी की भूमिका थोड़ी बहुत कम हुई है मुंबई शहर में। बीएमसी ये एक मेन संस्था है जी, जिसके ऊपर मुंबई के विकास की जिम्मेवारी है, और बीएमसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स राइट, उसको क्रिएट किया गया है। इस सिटी गवर्नमेंट। दैट्स राइट। अब मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में अगर विकास हमको करना है और पैसा लाना है बाहर से,
बीएमसी के पास जितना पैसा नहीं है, एमयूटीपी जो है, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट, दैट्स राइट। जो हमने प्रोजेक्ट यहाँ पर लिया, पहली बार 2001 में जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो पहला वो प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया। और एमएमआरडी संस्था भी हमने इसीलिए यहाँ पर तैयार की है। और उस एमएमआरडी का अध्यक्ष अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी चीफ मिनिस्टर, chief minister, that's right. मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और उस बोर्ड के ऊपर बीएमसी के 3 प्रतिनिधि हैं, उसके ऊपर मेयर है, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है और एक हाउस लीडर। हाँ हाउस लीडर, ऐसे 3 लोग वहाँ पर हैं। जी हाँ। कमिश्नर वहाँ का मेंबर है जो बीएमसी का कमिश्नर है और 2 एमएलए हैं उसके ऊपर। अब सवाल आता है कि अगर ये सारे लोग अगर वहाँ पर हैं तो कोई भी निर्णय अगर मुंबई के हित में होगा या मुंबई के हित के खिलाफ होगा, उसके बारे में वो जरूर अपना वहाँ पक्ष लग सकते हैं कि भाई ये गलत है, ये बराबर नहीं है। और हमने उनको कहा भाई ये 2,500-3,000 करोड़ का ये रोड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, उसमें से आप कितने काम आप कर सकते हैं। जी। तो उन्होंने सिर्फ 800 करोड़ के काम अपनी तरफ लिए। अब इसमें हमारी गलती क्या है? क्या होता है कि फिगर्स सोचे समझे, ये पॉलिटिकल जब बयान देना शुरू होता है और अपनी जिम्मेवारी को टालने की बात जब होती है तब ये ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो आपके मुताबिक उनको स्टडी ही नहीं है। वो ऐसे समझते हैं कि ये एमएमआरडी हमारे लिए पैरेलल आपने एक संस्था खड़ी की है और हमारे अधिकार के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा नहीं है। हमने कहा कि हमारा रोल सप्लीमेंट्री है, मेन रोल आपका है। 26 जुलाई 2005 को जब मुंबई शहर डूब गया और उसके बाद फिर दोबारा 4 या 5 जुलाई को फिर दोबारा डूबा यहाँ पे, काफ़ी एरिया जो पानी के अंदर आ गए थे। आज की तारीख में भी बीएमसी के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं प्रशासकीय अधिकारियों की बात नहीं कर रहा, कुछ प्रशासकीय अधिकारी भी हैं ऐसे जो ऐसा मानते हैं। उनका ये कहना है कि एमएमआरडीए ने क्योंकि ऐसे काम बांधे जिसकी वजह से कई नाले जो है वो बंद हो गए, एक तरीके से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। विल नॉट गो इनटू द टेक्निकलिटीज। यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये भी बात मेरे सामने आई थी, हमने मीटिंग करी बीएमसी के साथ और एमएमआरडी के लोगों के साथ। और जहाँ तक एमएमआरडी के लोगों ने जो बातें मुझे बताई, क्योंकि कौन सा पाइप कहाँ जोड़ना है, दैट्स राइट। अब इसका जो टेक्निकल जो भी है दैट ओनली बीएमसी वुड डू। दैट्स राइट। और बीएमसी के जो प्लान जो बनाए हैं उसके ऊपर उनके सिग्नेचर्स हैं। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने अपने आप बनाया है। अब आसान बात ये होती है कि जब 2 संस्था होती है तो अपनी जिम्मेवारी डालने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है। ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन बेसिक जो इशू हुआ कि एक तो जो पाइपलाइन जो पुरानी है, जिसमें मैक्सिमम अगर इस शहर में अगर 250 मिलीमीटर बारिश होती है, उतना ही पानी बहाने का उसमें प्रावधान है, क्षमता ज़्यादा नहीं है उसकी। अब जाकर के हमने ब्रिम्स टुवर्ड योजना के लिए केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ का अनुदान दिया है जी। यानी 100% कर्जा नहीं है, जी। ये मदद है मुंबई के लिए। ये पहली बार हुआ है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया। अब जब ये सारी बातें हम लोगों को कहते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। अब वो कहते हैं कि आप मुंबई शहर को शायद अलग कर रहे हैं। अलग कर रहे हैं। अब ये वो दूसरा बात, क्या आप अलग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि 105 हुतात्मा इसके लिए मुंबई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र, इसके लिए 106 लोगों का बलिदान मुंबई में And why would you do that? Why would you give it up? कुछ What for? जरूरी नहीं है ना। अगर मुंबई अगर महाराष्ट्र से अलग हो जाती है तो महाराष्ट्र में बचता क्या है? सवाल वो है जी। लेकिन कभी कभी राजनीतिक बातें जब भी चुनाव आते हैं तो दूसरा तो कुछ सोचता नहीं है। एक तो मराठी जी। मुंबईकर और अलग मुंबई, ये 3 मुद्दे होते हैं जो चुनाव के सामने लोगों के सामने लाने की बात होती है। चौथा मुद्दा एक और आया अभी, the president of India himself, Dr. APJ Abdul Kalam. It's totally absurd. I condemn that. No, why did he say that? You've known Bala Sahib for such a long time. He's been a friend of yours. He was a part of getting Mr. Abdul Kalam elected. elected. That's right. That's right. तो आज ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तो कुछ बड़ा अजीब है. The point is now the age is a problem. Age. क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए बड़ी रिस्पेक्ट है। President's name is never referred in any political meetings. Any political meeting. One has to always keep in mind. But that post is above politics. He's the commander in chief of He's the armed forces. everything. He's the head. So his name cannot be dragged into or any political debate. उनका
मुद्दा जो था वो ये था कि वो मोहम्मद अफजल को फांसी क्यों नहीं दी जा रही, व्हाई इज ही सिटिंग ऑन दैट डिसीजन, उस निर्णय के ऊपर अभी तक क्यों बैठे हैं? उसके बारे में दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू रेज दिस इशू. I mean, your MPs are there. You can send them in delegation, meet the president, request him. But he has a power under the constitution. You can't force him. He has a time to. Because it's not written in the constitution that he should take decision within 1 month, 2 months, 3 जी months. बिल्कुल. He is protected by the constitution, and he is absolutely right under the constitution. You can't force him to take A or B decision. But however, this is something which has added a bit of Yeah. That has, I mean, given a very wrong signal for a common citizen. और ये आज तक कभी हुआ नहीं. Nobody liked it. आज तक कभी नहीं हुआ, पिछले 60 वर्ष में आज Never तक. happened. Never happened. But now it is his style of issuing controversial statements. He has been very kind to you. Why is that? As far as बाला साहब is concerned, आज तक कभी आपके खिलाफ उन्होंने सीधा लांछन कभी नहीं लगाया. ऐसा कि उनका एक अपना काम का एक तरीका है. अब उम्र भी हो गई है, बाकी भी लोग करते हैं, और हमारा एक स्वभाव है, हम पर्सनलाइज कभी किसी के खिलाफ कभी बोलते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं. हम अपनी जगह अपना काम करते रहते हैं, वो अपनी अपनी जगह काम करते रहते हैं. टकराव की कभी अगर बात आती है तो वो अपनी पार्टी में बोलने के लिए उनको कोई रोकता नहीं है. हमको जब आवश्यकता होती है तो हम भी, पर लेकिन पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअल कोई कारण नहीं ना संघर्ष होने का. जहां तक कांग्रेस एनसीपी का प्रश्न है, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी एक बार फिर बात शुरू हुई है, मार्गरेट अल्वा जी ने ये कहा है कि अब एनसीपी को वापस विलयकरण कर लेना चाहिए कांग्रेस में, शरद पवार जी को वापस कांग्रेस में आना चाहिए. क्या आप इसका स्वागत करेंगे? अगर मान लीजिए स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. ऐसा है कि जिस मुद्दे को लेकर के उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, अब वो मुद्दा ही नहीं रहा. और अब आप पार्लियामेंट में हम दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़े, असेंबली में हम दोनों साथ में चुनाव लड़े, और इस बार भी हमारी पूरी कोशिश रही प्रामाणिकता से कि इस बार भी हम खासकर मुंबई में, क्योंकि सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है ये, तो ऐसे वक्त में अगर साथ में लड़ते हैं तो दोनों को फ़ायदा मिल सकता है. इसलिए भी कोशिश हमारी हुई है. और अब जब ये, और उन्होंने जो इंटरव्यू दिया सोनिया जी के बारे में, और जो उनकी लड़की सुप्रिया, उन्होंने पुणे में इंटरव्यू दिया, और जब तुमने सोनिया जी के बारे में अच्छी बातें कही हैं तब जाकर के ये बात उठी. ठीक है, अब अगर आपके सारा जो भी तुम्हारे मन में जो भी उनके बारे में गलतफहमियाँ थी या कुछ अलग तुम्हारे विचार थे, अगर वो सारे अब अगर दुरुस्त हो गए हैं तो फिर अलग घर की क्या आवश्यकता है. ऐसा हमारे नेताओं ने कहा है, उसमें कोई गलत नहीं है. आपको लगता है कि ऐसा होगा? अल्टीमेटली होगा, कब होगा पता नहीं. क्योंकि मैं ज़रा पीछे जाना चाहता हूँ. 1984 से लेकर 1986 तक, 1986 में शरद पवार जी वापस कांग्रेस में आए, लेकिन इस किस्म की स्टेटमेंट्स 1984-85 में आनी शुरू हो गई कि अब उनको वापस आना चाहिए. कि कहीं आपको लगता तो नहीं है कि ये एक भूमिका बनाई जा रही है कि वो वापस आए कांग्रेस में, अपने घर लौट करके आए? नहीं, ऐसा कि उनके लिए कोई कांग्रेस नहीं है, और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना. क्या है उसमें कोई, ऐसा ही भी जब सरकार, तुम यहाँ पर भी एक साथ बैठे हो, दिल्ली में भी एक साथ सरकार चला रहे हो, तो वो फिर अलग रहने का कोई इशू, मुद्दा ही नहीं बनता है. तो इसलिए ये पहल शुरू हो गई है, पहल. लेकिन मान लीजिए जब तक ये नहीं होता है, क्योंकि जब एनसीपी का गठन हुआ 1999 में, केम अप एट दैट टाइम, और एकदम पार्टी उभर करके आई, काफ़ी जगह पे इसकी शाखाएं बन गई, लोग इनके साथ जुड़ गए, और उसके बाद ये जो चुनाव हुए, हाल ही में जो चुनाव हुए, उसमें इनकी सीटें आपसे ज़्यादा आई? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं मानता मैं. 3 सीटें तो ज़्यादा आई ना आपसे? यहाँ असेंबली में असेंबली असेंबली में 3 सीटें उनकी, 2 सीटें ज़्यादा. 2 सीटें ज़्यादा. चलिए, we'll concede Okay, to, okay. नहीं, concede नहीं, this is a fact. Figures are, I mean, these are the facts. जी. Factual figures. It's not that I can change or you can change. जी. These are factual figures. 2 उनके ज़्यादा रहे, लेकिन जब हम साथ में चुनाव, जब हमने सीट शेयरिंग किया, तो एक
फार्मूला सा तय हुआ था कि जो चुन के आए वो उनकी सीटें रहेंगी जी। और जहाँ 2 नंबर पे हैं हाँ, वो उनकी सीटें जी, उनकी रहेंगी जी, अपनी, जी। और जहाँ पर हम और तुम दोनों भी 2 नंबर पे नहीं है हम्म। वो 50-50 We'll divide it up. विल डिवाइड अप। लेकिन उन्होंने फिर ये आर्गुमेंट शुरू किया कि देखो विदर्भ में हमारा एक भी नहीं है, फिर हम उधर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या, तो वहाँ आपको सीट देने पड़ेंगे। फिर उन्होंने शुरू किया मुंबई में हमारे पास तो एक ही एमएलए है, तो वहाँ हमको सीटें लड़नी चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक तो सीट होनी चाहिए, ये आर्गुमेंट शुरू किया उन्होंने। और ऐसे करते करते हमने हमारे 2 नंबर के 15 सीटें उनको दी। But you gave up. Yeah, Actually, we gave up. sacrificed 15 seats. एंड आउट ऑफ 15 सीट दे वन 11। जी। अब वो हमारे जो दिए थे उसमें से 11 उनकी चुन के आए 15 में से, अब वो 2 उनकी ज़्यादा हो गए। अब वो बोलेंगे हमारी ताकत बढ़ गई है, एट हुज कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ कांग्रेस। वन डिड नॉट हैव टू फॉरगेट दैट। So you decided to be generous like an elder brother. या अब जब साथ में लड़ रहे तो 2 तुम्हारे ज़्यादा क्या 2 हमारे ज़्यादा क्या, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है जब साथ में लड़ना है तो। लेकिन आज की तारीख अब में ये जनरसिटी जी। का कभी कभी नुकसान कांग्रेस का होता है। लेकिन वी आर टू जनरस। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से एनसीपी बढ़ी है और कंसोलिडेशन हुआ है एनसीपी का, कहीं ना कहीं इसमें आपको कांग्रेस के लिए खतरा नहीं दिखता है नहीं, कि कांग्रेस पार्टी जो है वो खुद थोड़ा ऐसा बहुत है पीछे आ कि रही है। कांग्रेस कोई पीछे जाने का सवाल नहीं है, कांग्रेस की अपनी वोट बैंक होती है, एनसीपी की अपनी वोट बैंक नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखिए। कांग्रेस की वोट बैंक है, माइनॉरिटी है, दलित है, आदिवासी है। हमारा कोई भी कैंडिडेट अगर हैंड सिंबल पे चुनाव लड़ता है तो 10% वोट उसका ऐसे ही मिल जाते हैं। अगर वो प्रचार में गया नहीं गया, हाथ देखते ही थप्पा मारने वाले 10% तो होते ही हैं। जी। उनकी पार्टी का अगर आप देखेंगे तो हर एक उनका कैंडिडेट वो उसका अपना कुछ है उसमें। उनकी पार्टी के अगर एमएलए देखेंगे आप तो वो पूरे सक्षम है, ऐसा नहीं कि टिकट दिया और चुन के आया, वो खुद मजबूत है। मतलब सिर्फ पार्टी की कोई वजह से कोऑपरेटिव नहीं, का जी। मजबूत है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट जी, मजबूत है, किसी ने सोशल वर्क किया है, कुछ ने वो कुछ किया है। ऐसे उनके जो भी नुमाइंदे हैं, जो भी उनके एमएलएज हैं, हर एक एमएलए अपना एक उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना वो कुछ रखता है और उस बिना पे वो चुन के आता है। और कांग्रेस का कैसा है कि किसी को भी आप टिकट देते हैं और उसको कांग्रेस का एक जो नाम है उसका काम है, अलग अलग धर्म के लोगों को साथ में ले जाने की बात है, तो उसका एक उसको बेनिफिट मिलता है। लेकिन जहाँ तक आपने दलितों की बात करी और मुसलमानों की बात की, इस वक्त मुसलमानों में काफ़ी गुस्सा है। मालेगांव और मुंबई के जो बम ब्लास्ट हुए उसके बाद जिस तरीके से इतने बच्चों को रखा गया है, ये खुद आपकी पार्टी की रिपोर्ट है। 300 लोगों को पुलिस स्टेशन के बाहर रखा गया, उनको इंटेरोगेट किया गया, न जाने और कुछ क्या क्या हुआ। खैरलांजी के बाद भी जो कुछ भी हुआ, आपको लगता नहीं उसका प्रभाव भी पड़ेगा कांग्रेस ऐसा पार्टी है के कि ऊपर? आखिरकार उसका खामियाजा तो आप ही को खैरलांजी बढ़ना के पड़ेगा। बाद में जब चुनाव विदर्भ में हुआ, जहाँ पर इंसिडेंट हुआ, जी। उसी के बगल के कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हुआ, जी हाँ। वहाँ पर कांग्रेस चुन करके आप आई। चिमूर की बात कर रहे हैं? चिमूर की बात जी। कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में उसी क्षेत्र में नगर परिषद के चुनाव हुए, वहाँ पर भी कांग्रेस चुन करके आई है। तो उसका कोई असर ये इसका, हाँ नाराज़गी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं मानता कि उससे कोई लोग थोड़ी खुश होते हैं। जब किसी को तकलीफ होती है तो नाराज़गी तो रहेगी ही। लेकिन ये भी बात वो जानते हैं कि आखिर कांग्रेस में नाराज़गी भी हुई या, लेकिन ये सेकुलर पार्टी है, लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो होता है, ठीक है, उसमें से कुछ 10% 15% नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन आम जो लोग हैं उस कौम के, जी। वो कांग्रेस के साथ ही है, सेकुलर पार्टी है कांग्रेस। और नाराज भी हो तो आते हैं हमारे से, लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, हम फिर उनसे बात करते हैं, साथ में लेते हैं, तकलीफ दूर करने की कोशिश करते हैं। ये तो रिश्ता हमारा पक्का बना हुआ है, दलित हो या मुस्लिम वोट्स हो, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई असर ये चुनाव पर होगा। सर, वन फाइनल क्वेश्चन विच इज़, आपकी खुद की जहाँ तक एक तो स्टेट वाइज एम्बिशन होती है और एक पर्सनल एम्बिशन भी होती है। आपकी खुद की पॉलिटिकली पर्सनल एम्बिशन आपकी क्या है? अब तो यू हैव अचीव्ड, यू आर नाउ चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकंड टाइम। महाराष्ट्र में तो इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। ऐसा है कि
लाइफ में एक एम्बिशन, ये चीफ मिनिस्टर के पद तक पहुंचने का, जो भी राजनीति में आता है, महाराष्ट्र के असेंबली में पहुंचता है, तो हर एक की एक एम्बिशन होती है। You started off as Minister of State for Home. Yeah. That was your first post in the Council of Ministers. Correct. 82. That's right, 1982. तो जब आप खुद रेड करने के लिए जाते थे हाँ बिल्कुल सही है, चेक नाका पे भी। लेकिन ऐसा है कि अब जब हमारे हाईकमांड ने, खासकर सोनिया जी ने दोबारा अगर मौका हमको इस मुख्यमंत्री पद पे काम करने का दिया है, तो ज़िंदगी में कभी कभी आदमी को उसका एक समाधान भी होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए और आने वाले दिनों में पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी वो जिम्मेवारी को निभाएंगे। बीच में आप मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन पार्टी ने कहा आपको छत्तीसगढ़ का इंचार्ज बनना है, आपको गुजरात का बनना है, आपको कर्नाटक का बनना है, तो वहाँ हमने काम किया। फिर पार्टी को लगा नहीं आपको फिर वापस जाना है, आ गए हम यहाँ। कल अगर पार्टी और कुछ हमसे काम करवाना चाहती है हम करेंगे। What would you like to do for the state? आप खुद, मतलब मान लीजिए अगर आपकी अलायंस गवर्नमेंट नहीं होती, कोalition में आप नहीं होते, आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है असेंबली में, तो आप क्या करवाते महाराष्ट्र के लिए? ऐसा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर होती तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें तेजी आती है।